and that's how the person becomes homosexual. आज हम इस आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। It is not genetic. Because they have broken the law of Almighty God and they do unnatural things, that's how psychologically they become a homosexual. अगर ये 0% जेनेटिक्स और 100% साइकोलॉजी से निर्धारित हो रहा है तो एनिमल्स के अंदर में नहीं दिखना चाहिए था। जिराफ की कुछ पॉपुलेशन में 95% तक मेल होमोसेक्सुअलिटी देखने के लिए मिलती है, ब्लैक स्वान 5%, शीप बार्नयार्ड वाली 8%, वेस्टर्न गर्ल्स में 14% फीमेल होमोसेक्सुअलिटी। नो डाउट कि रिसर्च अभी उतनी पुख्ता नहीं है, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है कि नेचर में नजर आ रहा है। Because you go beyond the limits what Almighty God has permitted you, you start then doing unnatural things. You try other things, you try unnatural things, and finally you land up by saying you no longer enjoy having sex with the opposite sex, so you have sex with the same sex. अननेचुरल सर के मुताबिक डेफिनेशन कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं की जा रही है, इंक्लूडिंग एनल, ओरल, कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन, सेक्स विद कॉन्डम आर अननेचुरल। लेकिन एक केस में अलाउड है, अगर उस वक्त माँ की जान को खतरा हो या अगले बच्चे की जान को खतरा हो। इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि लेकिन कोई व्यक्ति गे होगा, ये बात दो चीजों से निर्धारित हो रही है, उसका एक जेनेटिक कंपोनेंट है और एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। जीन के लेवल पे जो हमने एसोसिएशन देखा है वो इन जीन का देखा है, और एनवायरनमेंट एपिजेनेटिक्स के जरिए भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इतना रील के लिए डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर। कोई अगर मेल गे है तो उसके भाई के गे होने की संभावना बढ़ती नजर आती है। अगर कोई स्ट्रेट है तो उसके भाई के गे होने की संभावना बढ़ती नजर आती है। अगर कोई लेस्बियन है तो उसके लेस्बियन होने की, अगली बहन के लेस्बियन होने की संभावना बढ़ती नजर आती है। अब ये सारी की सारी रिसर्चेज हैं तो सही, लेकिन याद रखें कि अभी हम बहुत ही शुरुआती दौर के अंदर में हैं, क्योंकि इस तरीके के काम के लिए फंडिंग का उस तरीके से बेहतरीन तरीके से आ पाना, क्योंकि अपनी रिसर्च के एरिया दुनिया की भी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके अंदर में ये भी आएगा कि भाई गोल ड्रिवन रिसर्चेज भी होती हैं, ऐसा नहीं है। एक ज़माना था जब कोका कोला फंड किया करता था रिसर्चेज को, तो ये बताने के लिए कि फ़ैट बुरा है और शुगर अच्छा है। जब ये बात रिसर्च के लिए शुरू हुई कि किस तरीके से जो काले लोग हैं वो लोग ज़्यादा अपराध करते हैं, ये रिसर्च आई कि किस तरीके से जिन लोगों की आंखें नीली होती हैं वो लोग ज़्यादा आईक्यू होता है उनका, वो ज़्यादा बेहतरीन है, खुदा ने, ऊपर वाले ने उनको, मतलब क्योंकि ये कैथलिक आइडिया है तो गॉड ने उनको बड़े प्यार से सजो के भेजा है और उनकी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए और उनको ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि मिली। इसके अलावा किस तरीके से जो ज्यूज़ होते हैं वो भी ज़्यादा क्राइम करते हैं और वो प्योर रेस नहीं है, और ये तो पूरा जो आइडिया है कि किस तरीके से आपको सेपियंस में भी ये चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि यूजेनिक्स जो है कि हमारे जीन से ही निर्धारित होता है कि हम किस तरीके के व्यक्ति विशेष बनेंगे, और जीन से ही पता चल जाता है कि हम बुरे हैं कि नहीं। और लोगों ने इस पर अपने मतलब के लिए ये रिसर्चेज बनाई कि ब्लैक लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं, बुरे होते हैं, ज्यूज बुरे होते हैं, क्राइम करते हैं, ये मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो उस तरीके से ये वाली जो रिसर्चेज हैं, जो कि किसकी रिसर्चेज जो कि इस वक्त चल रही हैं LGBTQ कम्युनिटी के लिए, वो रिसर्चेज भी अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेजेस के अंदर में हैं, जिसके अंदर में हमने जो 90s के अंदर में जो रिसर्चेज हुई थी उसके अंदर में जो जीन्स डिस्कस किए थे, मतलब जो जीन सामने आ रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में, वो XQ28 जो एक्स क्रोमोसोम पे है वो एरिया पता चला, जो कि लिंक्ड नज़र आ रहा था इस पर्टिकुलर चीज़ से। क्रोमोसोम नंबर 8 ये पुराना है, जो लेटेस्ट है उसके अंदर में क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14 पर, क्रोमोसोम नंबर 13 पर SLIRK6, 14 पर TSHR, ये जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। और भी खामियां हैं कि भाई जो ज़्यादातर रिसर्चेज हैं वो गे मेंस को लेकर के ही हैं, और मतलब कि गे मेन की हैं वो भी कम ही है और स्पेक्ट्रम की तो और भी ज़्यादा कम है। UCLA के अंदर में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अंदर में आपका जो एपिजेनेटिक्स वाला जो, क्योंकि डज नॉट मैटर किस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं हम, इंसान का हर एक जो फिनोटाइप आ रहा है, जो मतलब 11वीं क्लास में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है कि भाई जो भी आप देख पा रहे हैं, इंसान की सोचने की काबिलियत, बोलने की काबिलियत, कुछ चल पाने की काबिलियत, हर काबिलियत को इंसान की आप दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है उसका जेनेटिक वाला कंपोनेंट और एक पार्ट है उसका कौन सा वाला, एनवायरनमेंट वाला। एनवायरनमेंट वाला भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जीन्स पे ही असर करके, या मतलब अब जीन्स पे भी कैसे असर करके, क्योंकि जीन कुछ इस तरीके से है जो कि हार्ड बाउंड है ना, कि आपका अगर एक पर्टिकुलर जीन मम्मी से मिल गया तो मिल गया,
तो ऐसे पर्टिकुलर ट्रेड भी एग्जिस्ट करते हैं कि भाई साहब एक अक्षर भी बदल गया उस पर्टिकुलर डीएनए के अंदर में, वो ए का टी हो गया है ना, जी से GUG हो गया, तो वो सीधे ही एस्पार्टिक एसिड जो है वो वेलिन के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामिक जो है वेलिन के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा पोल, और उससे पूरा का पूरा सिकल सेल एनीमिया जो है आपको हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर आपको नजर आ जाएगा केवल और केवल क्या, एक पॉइंट म्यूटेशन से। और ऐसा भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर में आपकी हाइट मैटर करती, भाई हाइट के जीन है, पिताजी मम्मी से मिले हैं, वो लंबे थे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन हुआ, आप मतलब खाना इतना कम मिला कि आपकी हाइट निकली ही नहीं, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर जीन के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए था, एनवायरनमेंट भी चाहिए था, जिस एनवायरनमेंट में आप अपनी मैक्सिमम हाइट जो है वो निकाल सके। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो जहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशन से भी आपका फिनोटाइप बदल जाता है, एक है जहाँ पर बहुत सारे जीन है, बहुत सारा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं आकर के, तब जा करके एक पर्टिकुलर फिनोटाइप निकलता है। कैंसर के अंदर में कोई भी ऐसी मतलब म्यूटेशन नहीं कि भाई क्रोमोसोम नंबर पे ऊपर से नीचे से 5वीं जगह पर आपकी पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो गारंटी के साथ कैंसर होगा। उसके अंदर में आप हमेशा देखेंगे कि जो हमें ज़्यादातर एविडेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस के, भैया कि आपको जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगी म्यूटेशंस की, तब आप जो है वो और उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर के, भैया सिगरेट पीते थे और वो आपके एपिजेनेटिक्स को थोड़ा चेंज करेगा। जिन लोगों को थोड़ा सा एपिजेनेटिक्स के बारे में आइडिया नहीं है कि भाई ऐसा है कि आपके जीन जो हैं वो केवल और केवल ऐसे हार्ड बाउंड नहीं है। जिसका कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं दारू पीने को। दारू पीने में क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुछ खानदान होंगे जिनके अंदर में, पहले बेसिक फिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि आपने दारू पी, दारू पीने के बाद अल्कोहल है, अल्कोहल आपके ब्लड में गया, ब्लड से एब्जॉर्ब हुआ, आपका जो पूरा का पूरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब एक ऐसे तरीके की ब्लड वेसल जो कि तुरंत आपका खाना इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके सबसे पहले लिवर को बोलते हैं कि भाई साहब देखो इनने कुछ बुरा तो नहीं खाया, इसमें से कुछ टॉक्सिक वॉक्सिक माल पानी हो तो उसको काट पीट करके फेंको। तो इस पर्टिकुलर जंजाल को, जाल को आप कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो पूरा का पूरा खून पहले लिवर को दे दिया जाएगा। आपने पी है दारू, दारू पीने के बाद तुरंत गया वो कहाँ पर, लिवर पर। लिवर के पास है आपका एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका उसको डाइजेस्ट करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो टॉक्सिक ही है ना। तो आपके पिताजी से आपको पर्टिकुलर जीन मिला हुआ है जो कि बहुत अच्छे अमाउंट में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बनाता है, और आप दारू पीते हैं आपको चढ़ती नहीं, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम बना रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो आपका तुरंत अल्कोहल को कट कर देता है, आपको चढ़ती नहीं, आपको 5 पैक पीने पड़ते हैं तब जा करके आपको चढ़ती है। ये हो गया जेनेटिक्स के लेवल पे। अब क्या है, आप हैं, आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा दारू पी और आपको एक पैक के अंदर में तगड़ा सा नशा हो गया। अब आप की रेगुलर आदत बनती जा रही है, आदत बनती जा रही है। अब आप देख रहे हैं और बॉडी को बार बार ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि ये बंदा जो है वो शराब पीता है। तो ये एनवायरनमेंट का जो चेंज है, इसकी वजह से अब क्या होगा कि आपके एपिजेनेटिक्स में बदलाव आएगा। अब ये जो पर्टिकुलर जीन है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का जो जीन है, इसके ऊपर आपके क्या लगाए जाएंगे, कुछ पार्टिकल मार्कर लगाए जाएंगे, मिथाइलेशन, आपका एसिटाइलेशन, इस तरीके के कुछ मार्कर लगाए जाएंगे, कुछ एक चेपी सी लगा दी जाएगी, भैया ये जीन ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आओ, इसकी जो इससे जो प्रोटीन बनाने की जो कुव्वत है इसकी, उसके अंदर में इजाफा करो। तो क्या किया जाएगा कि ठीक है, आप उसको, उसकी जो साइकिल है वो उसको आप बढ़वा दिए। आप कैसे? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, एनवायरनमेंट बदला ज़्यादा। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि बंदा ये दारू जो पी रहा था, पहली दफ़ा जब आपने भी पहली दफ़ा जब दारू पी थी तो हो सकता है कि आप एक पैग में ही टुन हो गए थे, लेकिन फिर आप पीते गए और आज आप ब्रैग करते हैं कि तेरा भाई जो है वो एक बोतल पी जाता है तब भी वो हिलता नहीं है। तो वो क्या हुआ, वो एक्चुअल में एपिजेनेटिक चेंज थे जिसने आपके जीन्स को और ज़्यादा ये उस पर चेपी लगाई कि भैया ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो आप बना दीजिएगा ज़्यादा। तो किस तरीके से एनवायरनमेंट एपिजेनेटिक्स के ज़रिए आपको, और मतलब जाहिर सी बात है कि चाह कर के भी, मतलब मैं 2-5 घंटे के भी वीडियो बना दूंगा तब भी वो सारे के सारे आयाम, सारे के सारे डायमेंशंस कवर नहीं हो सकते, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें समझी जा सके। तो एक चीज़ जो लेकर के जानी है कि हाँ, एवरीथिंग हैज़ 2 कंपोनेंट्स, जेनेटिक और आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि अभी जो रिसर्च है वो थोड़ा सा पहले पायदान पर है, लेकिन उस पहले पायदान पर भी हमें इस बात के संकेत नज़र आ रहे हैं कि इसका एक जेनेटिक कंपोनेंट है और एक एनवायरमेंटल कंपोनेंट भी है। कल्चरल कंपोनेंट को तो हम कंसिडरेशन में भी लेकर के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल्चर अलग अलग ऐसी कबीले भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये आइडिया जो है ना मोरालिटी की दुनिया का मतलब आ जाता है। तो मैं तो केवल और केवल वहाँ तक ही डिस्कशन कर सकता हूँ जहाँ तक फैक्ट चल रहे हैं।
क्योंकि उस जैसे ही एक कदम आगे बढ़ करके बात आएगी मोरालिटी के ऊपर, क्योंकि मोरालिटी है ही क्या, किसी भी वक्त में, समय में, काल में, खंड में जो ज़्यादातर लोगों को सही लगता है वो मोरालिटी की भाषा के अंदर में आ जाता है, जिसका सबसे प्यारा बेहतरीन एग्जाम्पल जो बार बार देते थकता नहीं हूँ, वो सेपियंस के अंदर में था कि किस तरीके से एक ज़माने के अंदर में आपका छोटे बच्चों के साथ जो शादियां हैं वो बड़ी नॉर्मल माना जाया करती थी कि जो है 45 साल का बंदा है, 10 साल की 12 साल की लड़की है, शादियां हो रही हैं। और आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा घृणात्मक और जघन्य अपराधों में से अगर कोई पर्टिकुलर 3 अपराध तुम्हें बताने पड़े तो तुम उसमें से किसको रखोगे, तो उसमें पीडोफाइल मतलब कि आएगा, टॉप 3 में से आएगा आज के समय के मुताबिक में, जो कि पहले एक नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ करती थी। और उस वक्त अगर किसी व्यक्ति से पूछते आप तो उस वक्त वो व्यक्ति बोलता कि जघन्य अपराधों में मैं होमो सेक्सुअलिटी को रखूँगा कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि जज्बात बदल गए, वो बदल गया, सब कुछ पलट गया, और अब पीडोफाइल जो है वो सबसे ज़्यादा उस स्थिति में आ रहा है, किसमें, जघन्य अपराधों की स्थिति में आ रहा है। मोरालिटी की दरमियान से अगर देखेंगे तो ये केवल और केवल बात है किसकी, समय की। तो जिस तरीके से एक ज़माने में आदमी को गुलाम रख सकता था, ये नॉर्मल बात थी। आज की तारीख में आपको लगेगा कि कैसे एक आदमी को गुलाम रख सकता है, और उससे पैदा किया गया बच्चा भी आप ही की प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो है आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमने देखा है अपने हाथ से रिक्शा खींचने वाले जो सबसे आखिर तक बंगाल वाले एरिया में रहे, जहाँ पे लोग हाथ से दूसरे व्यक्ति का वजन ढो रहे हैं, तो हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद लोग बोलें कि कितने बुरे लोग थे कि उस रिक्शा में बैठ जाया करते थे जिस रिक्शा को एक आदमी खींच रहा है। तो मोरालिटी जो है वो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। ओके फाइन, अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।